हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो क्लास हम कूलॉम के नियम पर करेंगे। अगर आपने लास्ट के 2 वीडियो देखे हैं तो हमने उनके अंदर आवेश को डिस्कस किया है, आवेश के गुणों को डिस्कस किया है, इसी के साथ में आवेशन की विधियों को डिस्कस किया है और स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी डिस्कस किया है। बहुत सारे न्यूमेरिकल किए हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो लेक्चर के बाद में देख लीजिएगा, अदरवाइज इससे पहले देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन समझ में बहुत अच्छा आएगा अगर आप मेरे साथ में इस वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं तो, क्योंकि मैं हर एक चीज़ वापस से डिटेल में बता दूंगा जहां पर मेरे को लगेगा कि बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर आप पूरी थ्योरी लिखाइए। डेफिनेटली मैं थ्योरी लिखाऊंगा बच्चों, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं छोड़ूंगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जो थ्योरी मेरे को लगेगा ना कि हाँ ये एग्जाम में आती है, इसे मुझे लिखना चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे लिखाऊंगा। बोर्ड पर्पज से जो थ्योरी आती है ना एग्जाम के अंदर, वो मैं सारी आपको बोर्ड पे लिखवाऊंगा। जो मैं नहीं लिखवा रहा हूं ये समझ जाइए कि वो बोर्ड में आने के चांसेस नगण्य हैं। ठीक है, तो मैं वो सारी चीजें बताऊंगा आपको जो बोर्ड में भी आएंगी। ठीक, और इतने सारे न्यूमेरिकल करेंगे हम कि आप बोर्ड के न्यूमेरिकल और नीट और आईआईटीज की स्क्रीनिंग के न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएंगे। चिंता ही मत करना, ठीक है। बस मुझ पे विश्वास रखें कि यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो 1 नंबर है, वो बेस्ट है। ठीक है, बस इतना विश्वास रखिएगा और सारा काम मैं देख लूंगा। ठीक है, आपका सपोर्ट जिस तरीके से लास्ट वीडियो में दिखा उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया बच्चों। आप वीडियोस को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। ये एक तरीके का मोटिवेशन ही है मेरे लिए कि हाँ वीडियो लाइक हो रहा है, इसका मतलब बच्चों को अच्छा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, चलिए वीडियो चालू करते हैं। आज का पाठ है कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम बहुत सिंपल है, कूलॉम्स लॉ इंग्लिश में कह सकते हो आप। देखो कूलॉम्स लॉ एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल हमारे पास में आ जाता है, आप देखेंगे इस चीज को, है ना। चलो है क्या चीज, तो कूलॉम भैया ने क्या बताया था वो समझिए। कूलॉम ने बोला था कि आपके पास में 2 बिंदु आवेश मान लीजिए, 2 बिंदु आवेश ले लिए। बिंदु आवेश का मतलब और समझ लीजिएगा, फिजिक्स के अंदर बिंदु आवेश क्या होते हैं। बिंदु आवेश वे होते हैं जिनके लिए विद्युत क्षेत्र जो है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। बिंदु आवेश वे आवेश जिनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, वे आवेश जिनके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र आगे आएगा, विद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा तो वह आवेश बिंदु आवेश होगा। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये बिंदु आवेश अपन ने मान लिए कि 2 बिंदु आवेश हैं। एक आवेश का मान Q1 और दूसरे आवेश का मान Q2 और दोनों के मध्य की दूरी R है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें कूलॉम का नियम अप्लाई करने में हमें पता होनी चाहिए। तो पहले बिंदु आवेश होने चाहिए और दोनों स्थिर होने चाहिए, गतिमान नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कुछ ना कुछ बल लग सकता है। आपको पता है अगर समान प्रकृति के हैं, एक प्लस का है दूसरा भी प्लस का है, प्रतिकर्षण। एक माइनस का है दूसरा माइनस का है, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, आकर्षण। ठीक है, तो इनके बीच में कोई ना कोई तो बल लगेगा और इन दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है बच्चों, वह बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, वह लगने वाला बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी फिर उसका वर्ग और उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। एवं यह लगने वाला बल, अब इनके बीच में जो बल लगेगा उसकी दिशा भी तो होगी। लगने वाला बल इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। मैं दोनों प्लस का मान लेता हूं तो दोनों पे लगने वाला बल जो है वो ऐसा काम करेगा, इसके ऊपर भी F लगेगा और इसके ऊपर भी F लगेगा। ठीक है, वापस से
किन्हीं दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, ठीक है, उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती एवं उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ये बात तो। चलिए, तो अगर इसको ऐसा देखा जाए तो फिर ये भी लिखा जा सकता है KQ1, सॉरी मैंने K पहले ही बोल दिया है, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है क्या? लिखा जा सकता है ना बच्चों, इस चीज को ऐसा तो लिखा जा ही सकता है। और अगर मैं ये समानुपाती हटाऊं तो एक नियतांक को लगाऊं तो फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास में यही लगने वाला बल हो जाएगा KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ये है कूलाम बल, ध्यान में रख लीजिएगा। एग्जाम में जब भी आए डायरेक्ट लिख लो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या होता है, F इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R² होता है। ठीक है ये बात तो। चलिए थियरी लिख देते हैं कि भैया क्या है कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम के नियम की थियरी लिखते हैं। तो हमने पता है कि किन्हीं दो बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक और लाइन मैंने आपको बताई थी, क्या? यह लगने वाला बल, देखो ये दूरी के वर्ग के ही तो लिखा है अपन ने, दूरी के नहीं, दूरी के वर्ग के, दूरी के वर्ग के, ये तो भूल ही गया था, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये लगने वाला बल इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। ठीक है, तथा यह लगने वाला बल इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। रेखा ये आ रहा है ना, रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अनुदिश कार्य करता है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है, या फिर स्थिर वैद्युतिकी नियम है, ध्यान में रखें। पता चला ये थ्योरी है इतनी। ठीक है, आप इसे 2 या 3 लाइन के अंदर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। डन हुआ? तो ये कूलाम का नियम और वो कूलाम का फॉर्मेट, जैसे ही नियम लिख दो ना, उसके बाद में एग्जाम के अंदर ये चीज जरूर लिखिएगा, F बराबर KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ये जरूर लिखिएगा, इतना लिख करके आइएगा। ठीक है, ये एग्जाम में इतना तो ये तो लिख करके आना है। 1 मिनट में ये देख लेता हूँ, ये दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? हाँ ठीक है, आ गया ये, हाँ आ गया। चलिए, तो KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R², ये जरूर लिखना है। अब इसके बाद में देखो, ये इतना तो एग्जाम का काम हो गया, इतना एग्जाम का काम हो गया। अब हमें क्या पता होना चाहिए? हमें ये K पता होना चाहिए। K क्या है? स्थिर वैद्युतिकी नियतांक, स्थिर वैद्युतिकी नियतांक है। और ये बात ध्यान में रखो कि ये जो नियतांक है ये नियत नहीं है, खुद बेचारा परिवर्ती है माध्यम के कारण, है ना। हवा है, 2 आवेशों के बीच में हवा है, तो ये बल कुछ और है।
इनके बीच में पानी डाल दूंगा तो ये बल चेंज हो जाएगा, इनके बीच में कांच डाल दूंगा ये बल चेंज हो जाएगा भैया। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये नियतांक तो हम बोल रहे हैं, लेकिन यह नियतांक जो है वह माध्यम पर निर्भर करता है। इवन यह मात्रक पद्धति पर भी निर्भर करता है ना। मात्रक पद्धति चेंज होगी तो के का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि है, तो बोल तो रहे हम नियतांक है, लेकिन नियतांक है यह किस में निर्भर करता है, यह माध्यम एवं मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। डन है इतना देवताओं? डायग्राम बनाओ, ये थ्योरी लिखो, फॉर्मेट वैसा का वैसा ही लिखना है, इसको मत छोड़िएगा। डायग्राम बनाओ और उसके बाद में ये काम जरूर करना, फिर थ्योरी लिखना और वापस ये फॉर्मूला लिखना। ठीक है, ये इंपैक्ट डालेगा बोर्ड के अंदर, ये इंपैक्ट डालेगा। जल्दी से उतार लीजिए इस चीज को, जल्दी से उतारो। डन हुआ? हाँ, डन हो गया। ऑल राइट, अब आगे काम करें। चलो, तो ये तो इतना ठीक है। अब के को इलेबोरेट करते हैं, जो अपन ने लिखा है ना उसको फिर बताना चालू करता हूं कि भैया ऐसा ही क्यों है। हाँ, कूलाम के नियम में ये चीज ऐसी ही क्यों चल रही है। देखो बच्चों, होता क्या है, इस के मान को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो इसका खुद का भी अपना एक फॉर्मूला है, नियतांक है, जो कि खुद एक फॉर्मूले के अंतर्गत काम कर रहा है। क्या है वो फॉर्मूला, वो डिस्कस करते हैं। चलिए देखें, देखो के का फॉर्मूला समझना। K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, इस वर्ड को बोलते हैं एप्सिला या एप्सिलॉन। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिला होता है। और अगर मैं इस एप्सिला को देखता हूं तो फिर ये कुछ ऐसा लिखा जाता है, 1/4 पाई एप्सिला नॉट एप्सिला आर। ये इतना तो नियत है, 4 पाई एप्सिला नॉट, ये तो नियत मान चलेगा इसमें। लेकिन ये जो एप्सिला आर आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये माध्यम पर निर्भर होने वाली राशि। एप्सिला आर का मान माध्यम पर निर्भर करता है। क्या बोलते हैं मैं बता देता हूं इन चीजों को। देखिए, तो इस चीज को पहले निर्वात में डिस्कस करते हैं कि निर्वात में के का मान कितना होता है, निर्वात या फिर हवा में। मैं दोनों को एक ही मान करके चल रहा हूं, वास्तविकता में दोनों एक नहीं है, लेकिन दोनों को एक ही मान करके चल रहे हैं क्योंकि बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, चलिए, निर्वात के अंदर इस के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिला आर का जो मान है ना निर्वात के लिए बच्चों, कितना होता है, 1 होता है निर्वात के लिए। ठीक है, तो उस केस में हमारा के का मान निर्वात में ये होगा। और ये भी एक नियत मान है, कितना, 9 × 10⁻9। फिर इसका भी अपना एक मात्रक है। मात्रक कैसे भाई, देखो, F बराबर होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो के का फॉर्मूला एक ये भी बनता है, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। बनता है नहीं बनता है, गौर कीजिए। F बल है बच्चों न्यूटन, R दूरी है मीटर, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा Q1 Q2 कुलाम गुणा कुलाम, कुलाम स्क्वायर। तो मैं इसका जब मात्रक लिखता हूं तो यह है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम स्क्वायर, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए, एप्सिलॉन नॉट भी देखिए। एप्सिलॉन नॉट का यहां से आप फॉर्मूला वैसे बना सकते हो, 1/4 पाई के बना सकते हो, और के का मान उठा करके रख दो तो एप्सिलॉन नॉट का भी मान आएगा। ठीक है, कितना आएगा वो मान वो समझिए, तो हम इस चीज को लिख सकते हैं ना यार। इसका मान वैसे होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये मान याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज 9 × 10⁻9 रख लो यहाँ पर तो भी मान मिलेगा। लेकिन वो कैलकुलेशन आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो ना, कैलकुलेशन आपको करनी है तो कर सकते हो आप, लेकिन मान इतना ही आएगा रे यार, और ये याद रख लो आप। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। बहुत सिंपल है। ठीक, अब इसका भी मात्रक है, कैसे निकालोगे, के मात्रक का उल्टा।
के मात्रक का उल्टा है ये बच्चों। के का मात्रक कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, तो इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इतना सा हो गया एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पता चला के और एप्सिलॉन नॉट का विमा क्या आ रहा है, डन है इतना। ओके, चलो आगे काम करते हैं। ये तो ही बात निर्वात में, और निर्वात में के का मान नियत होता है, निर्वात में के का मान नियत है। ठीक है, चलिए, लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, माध्यम की, माध्यम में इस के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये अब एप्सिलॉन आर आएगा। अब एप्सिलॉन आर जैसे जैसे माध्यम चेंज होगा एप्सिलॉन आर का मान भी चेंज होगा। ठीक है, तो के का मान माध्यम के अंदर कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके साथ में क्या बच्चों, एप्सिलॉन आर भी आएगा। ठीक है, जिसे आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, ये जो एप्सिलॉन आर है ये, ओके मैंने नाम नहीं लिखा है आपको, है ना, के का तो नाम लिखा दिया था, उसका नाम नहीं लिखाया था, मैं लिखा देता हूं अभी। ये समझिएगा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना बच्चों, इसको बोलते हैं निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। वर्ड गौर कीजिए, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। अब ये क्या चीज है, आगे जाकर के एक और लाइन पढ़ेंगे आप, इसी चैप्टर का एक पार्ट है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो किसी क्षेत्र से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल सकती हैं वो डिपेंड करता है इस एप्सिलॉन पर। और इस एप्सिलॉन को अगर आप देखेंगे तो एप्सिलॉन वास्तविकता में क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट तो नियत है, एप्सिलॉन आर पे डिपेंड कर गई, है ना। तो किसी माध्यम से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं या उस माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कितना है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन आर पर। अगर एप्सिलॉन आर बढ़ जाएगा तो विद्युत क्षेत्र का प्रभाव या वैद्युत बल का प्रभाव कम हो जाएगा। बच्चों डिस्कस करेंगे इस चीज को, देखना। तो ये तो हुआ ऐसा, और एप्सिलॉन आर को हम बोलते हैं आपेक्षिक विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। उम्मीद करता हूं ये आ रहा होगा वीडियो के अंदर, इतना हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इस आपेक्षिक विद्युतशीलता को ही, मतलब एप्सिलॉन आर को ही परावैद्युतांक भी कहा जाता है बच्चों, और यही वर्ड हम यूज करेंगे, परावैद्युतांक, है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताया था नहीं बताया था। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम एप्सिलॉन आर की बात करते हैं तो वास्तविकता में इसका कोई मात्रक नहीं होता बच्चों। क्यों नहीं होता, उसका रीजन बता सकता हूं मैं। वैसे एप्सिलॉन आर समझिएगा, सॉरी एप्सिलॉन समझिएगा। एप्सिलॉन को क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, जिसका फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। अब समझना, अगर आप देखेंगे एप्सिलॉन को और के को, एप्सिलॉन को और के को, तो जो के की मात्रक होगा ना, के का मात्रक होगा, उसका उल्टा मात्रक किसका होगा, एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन का मात्रक कितना है, एप्सिलॉन का मात्रक इतना ही है, सी स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जितना एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है ना। समझिएगा, एप्सिलॉन नॉट का तथा एप्सिलॉन का मात्रक समान है बच्चों। मात्रक क्या है इनका, एक जैसा है, एक ही है। तो एप्सिलॉन आर का मात्रक क्या होगा, तो एप्सिलॉन आर का सूत्र देखो क्या बन गया, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो मात्रक देखो, इसका मात्रक कितना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का कितना, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कैंसिल हुआ नहीं हुआ, कितना आएगा, एक। इसका मतलब ये है एप्सिलॉन आर मात्रकहीन राशि है बच्चों। कौन, एप्सिलॉन आर मात्रकहीन और विमाहीन, विमा भी नहीं है,
ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। एप्सिलॉन आर का नाम मात्रक है ना विमा है, ठीक है। और इसके कुछ मान याद रखो, जैसे एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है किसके लिए, निर्वात के लिए, वो मैंने ऊपर लिख दिया है, वो मैंने वहां ऊपर लिखा है, दिखाई दे रहा। इसी एप्सिलॉन आर का मान जो है, इसी एप्सिलॉन आर का मान बच्चों 80 होता है किसके लिए, जल के लिए, वाटर के लिए, याद रखिएगा। इसी एप्सिलॉन आर का मान अनंत भी होता है किसके लिए, चालकों के लिए, चालक या फिर धातु मान लीजिए, इनके लिए इसका मान कितना होता है, अनंत होता है। अब ये मान याद ही रख लीजिएगा, पानी के लिए 80 है ना, निर्वात के लिए 1 और चालकों के लिए अनंत होता है, ठीक है, इतना दिमाग में रखो। डन हुआ। चलो अब ये तो हुआ बेसिक रामायण, एग्जाम में नहीं लिख करके आनी, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, ये कि एप्सिलॉन आर का मात्रक और विमा लिखो, तो भैया ना मात्रक है ना विमा है इस भाई की, ठीक है। चलो मैंने वैसे और किसी की विमा भी नहीं बताई, ना के की विमा बताई, ना एप्सिलॉन नॉट की विमा बताई, अब भी बता देता हूं कैसे निकालोगे। विमा का काम करते हैं, विमा किसकी, के की विमा देखते हैं सबसे पहले, के की विमा, ये के दिखाई दे रहा है ना, के आ गया ना, हाँ ठीक है आ रहा है के की विमा। के की विमा कितनी होगी, तो के का खुद का फॉर्मूला बनाओ भाई, के का खुद का फॉर्मूला भी लिखा था, एफ आर स्क्वायर प्रति Q1 और Q2 नीचे आ रहा था नहीं आ रहा था, देखिए भाई एफ विमा निकाल रहा हूं, एफ बल की विमा M1 L1 T-2, ठीक है, ये बल की विमा है। फिर R दूरी है, दूरी की विमा L1 होती है, दूरी कितनी बार, 2 बार, L2 डिवाइडेड आवेश A1 T1, आवेश A1 T1, तो दोनों को सम्मिलित लिखूं तो A2 T2, वापस से देखो लिख लेते हैं इसको, पहले आवेश का A1 T1, दूसरे आवेश का A1 T1, ठीक है। चलिए अब इसको सम्मिलित करो, तो द्रव्यमान तो एक बार ही आ रहा है M1, फिर लंबाई देखो L1 यहां L2 यहां और कहीं नहीं है, L3, फिर टाइम देखो t की पावर -2 और ये 1 और 1 2, t की पावर 2 नीचे और t की पावर 2 ऊपर गई, t की पावर 2 नीचे है, ऊपर लेकर के जाओ t की पावर -2 हो जाएगा, है ना। तो t की पावर -2 तो इन दोनों का, और t की पावर -2 ये, t की पावर -4, ठीक है। A1 यहाँ का, A1 यहाँ का, तो A2 हो गया नीचे और A2 जाएगा तो a की पावर -2, ऊपर की ओर गया तो, ठीक है, ऊपर की ओर गया तो माइनस का जाएगा, ठीक है। अरे ये समझ में आया नहीं आया वो बताओ, डन है ना यार, सिंपल सा था, ठीक। तो ये किसकी विमा है, के की विमा है, के की विमा। अगर के की विमा आ गई तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन की भी तो विमा आ गई, एप्सिलॉन व एप्सिलॉन नॉट की विमा। कैसे निकालोगे, जस्ट उल्टा कर दो, जस्ट उल्टा, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट उल्टा कर दो, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, M-1 L-3 T4 A2, ठीक है क्या देवताओं, ठीक है। डन हुआ, ये उतार लीजिए जल्दी से, मेक इट फास्ट, जल्दी से इसे उतार लो, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। डन हुआ, हाँ चलो। तो ये थी जो चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं छोटे छोटे फॉर्म में, जैसे के का मान निर्वात में लिखो वो, फिर एप्सिलॉन आर का मात्रक और विमा बताओ, या परावैद्युतांक का मात्रक और विमा बताओ, तो आपको मात्रकहीन और विमाहीन लिखना है। के का मात्रक या एप्सिलॉन का मात्रक लिखो या विमा लिखो, तो वो एग्जाम में आ सकता है छोटा छोटा, नाम नहीं पूछेगा, ये आपको वैसे याद रखना है, लेकिन नाम नहीं पूछता कि एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं ना भैया, ऐसा नहीं पूछता, लेकिन अपन को पता होना चाहिए ना, किसी निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी एप्सिलॉन आर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना, एप्सिलॉन आर को अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसका क्या महत्व है वो भी मैं बताऊंगा। ये डन हुआ ना, चलो आगे देखो बच्चों,
अब अपन इस एप्सिलॉन आर को एक बार के लिए डिस्कस करते हैं कि भाई ये हमारे लिए क्या रोल निभा रहा है, कूलाम के नियम में इसका क्या यूटिलाइजेशन है भाई। और जब आप कूलाम का नियम पढ़ रहे हो ना, तो आप एक बार के लिए गुरुत्वाकर्षण वाला बल वाला नियम भी याद रखो, न्यूटन ने दिया था ना, वो भी देखना, उसको एक बार दिमाग में लेकर के आओ कि क्या कुछ वैसा है, कहीं पर है क्या। देखो चीज देखो बच्चों, एप्सिलॉन आर का महत्व बताता हूं मैं। तो अपन ने बोला समझना इस चीज को, निर्वात में अगर दो आवेश हैं आपके पास में, एक आवेश Q1 और दूसरा Q2, दोनों के बीच की दूरी R, एक बल इधर फेंक रहा है, एक बल इधर लगा रहा है, ठीक है। ये वाला बल F और ये वाला भी बल F, दोनों परिमाण में समान होंगे बल, ये दोनों बल परिमाण में समान है, ये बात ध्यान में रखना, लेकिन दिशा में विपरीत है, ठीक है। चलो अब ये क्या चीज है, इन बलों को कैसे कैलकुलेट किया गया निर्वात में। तो निर्वात में फॉर्मूला समझिएगा, F बराबर लिखा जाता, और मैं इसे F0 लिखता निर्वात में क्या लिखता मैं इसको, F0 लिखता, ठीक। अब F0 इज इक्वल टू K आता, K की जगह निर्वात में क्या लिखा जाए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया, बताता हूं। देखो पहले तो इसका फॉर्मूला लिखो, क्या है इसका फॉर्मूला है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बल तो ये बताया था मैंने, लेकिन जब मैं इस K को निर्वात में देखता हूं तो निर्वात में भी तो इसका मान है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या 9 × 10⁹ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, R स्क्वायर। डन हुआ ये काम था किसमें, निर्वात में। अब देखते हैं माध्यम में। माध्यम में देखो क्या होगा, माध्यम में वही दो आवेश हैं Q1 और Q2, यही दो आवेश हैं, ऐसा कैसे, लेकिन अब इनके बीच में आपने कुछ माध्यम रख दिया है, कुछ भी है, पानी वानी कागज वागज कुछ भी रख दिया है, लेकिन रखा है आपने, कुछ ना कुछ माध्यम रख दिया है। अब क्या होगा, अब ये बल वास्तविकता में बल तो लगेगा, लेकिन ये माध्यम वाला बल है, और माध्यम वाले बल का लिए फॉर्मूला क्या होगा वो समझिए, माध्यम वाले बल के लिए फॉर्मूला क्या होगा वो समझिए। तो ये बात ध्यान में रखना, माध्यम वाले बल के अंदर हम इसे कुछ ऐसा लिखेंगे, Fm है तो वही K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, लेकिन माध्यम में K का मान दूसरा होता है भाई, माध्यम में इसी K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और देखना एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन R भी आ रहा था, लिखाया है अभी थोड़ी देर पहले, है ना, माध्यम के लिए एप्सिलॉन R भी आ रहा है। तो Fm बराबर ये सूत्र हुआ, F0 बराबर ये, गौर करो दोनों को, पहले और दूसरे को गौर करो, दोनों को गौर कीजिए क्या होगा। अगर मैं समझना, अगर मैं F0 में किसका भाग लगा दूं, Fm का भाग लगा दूं, या चलो Fm में ही लगा देते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। Fm में किसका, F0 का, Fm कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और नीचे देखो F0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कुछ कट रहा है क्या रे, कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, ये एप्सिलॉन R नीचे रह गया ना। हाँ देखो Fm बटा F0 इज इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन R। अब देखना Fm इज इक्वल्स टू F0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन R। कुछ फर्क नजर आया क्या, माध्यम रखने पर लगने वाले बल में फर्क नजर आया क्या, पहले तो वो देखिए क्या फर्क है, बिल्कुल है बच्चों। निर्वात में लगने वाला बल ज्यादा था, माध्यम में जैसे ही रखा तो निर्वात में लगने वाले बल में एप्सिलॉन R का भाग लग रहा है, भाग लग रहा है मतलब राशि कम हो रही है, कम हो रही है इसका मतलब बल कम हो रहा है, ये ध्यान में रखना। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, माध्यम में
किन्हीं दो माध्यम में किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में कम होता है। निर्वात की तुलना में कम होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? F समझिएगा, F माध्यम कम है किससे? निर्वात वाले बल से। यही तो कह रहा हूं। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। और कितना कम है? एप्सिलॉन r का भाग लगा दो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। हाँ, यहां से क्या आपके पास में एप्सिलॉन r का कोई और फॉर्मूला बन सकता है? बन सकता है ना रे। यहां से देखो एप्सिलॉन r का फॉर्मूला, एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू, ये दिखाई दे रहा है ना। चलो, एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है? ये एफ एम नीचे ले आओ। निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल, निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाले बल का अनुपात ही क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। परिभाषा आ गई क्या? हाँ, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अभी लिखा देता हूं। पहले ये एक बार के लिए पूरा उतार लो, फिर वापस से रिपीट करते हैं इस चीज को। एक बार के लिए इस पूरी चीज को वापस से उतारें। उतार लिया? हाँ, ये स्क्रीनशॉट ले लो, या इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। और वीडियो क्वालिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं? 720 पिक्सल सेट कर लीजिएगा। वैसे 480 पिक्सल में भी अच्छा आ जाएगा, अदरवाइज पूरी क्लैरिटी के लिए 720 पिक्सल सेट कर लीजिएगा, ठीक है? उससे अच्छा क्लैरिटी आएगा। देखो बताता हूं। तो माध्यम में ये तो पता चला ना, अरे माध्यम में ये तो पता चला कि बल घट रहा है। हाँ, चलो अब देखो, परावैद्युतांक को परिभाषित करवाता हूं कि वास्तविकता में परावैद्युतांक क्या है। परावैद्युतांक एप्सिलॉन r क्या चीज है? तो इसका एक फॉर्मूला आप यहां से भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू, बताओ भाई, ये लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? एक फॉर्मूला वहां से भी था अपने पास में, कुछ ऐसा लिखा था अपन ने, यहीं लिख देता हूं। एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r लिखा था। तो यहां से भी आप एप्सिलॉन r का फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्या निकलेगा? एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। चलो, दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। क्या भाई? एफ नॉट क्या है? दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल निर्वात में। एफ एम क्या है? दो आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम में। और इसका अनुपात ही क्या होता है? क्या होता है? परावैद्युतांक होता है। और देखो, यहीं से ही मात्रकहीन पता चल रहा है। ऊपर भी बल है न्यूटन, नीचे भी बल है न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, मात्रकहीन, विमाहीन। ठीक है, तो लिख लो इस चीज को, इसको लिख देता हूं मैं, है ना। पहली थ्योरी अपन यहां से बना रहे हैं। क्या भाई? किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाले बल तथा माध्यम में लगने वाले विद्युत बल का अनुपात ही क्या कहलाता है? परावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। माध्यम का यहां आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये लाइन दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, ये पता चला। हाँ, या फिर आप इसे यहां से भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? क्या भाई? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाता है?
परावैद्युतांक कहलाता है। तो मैं अथवा लगा करके लिख देता हूं, जिसको जो अच्छी लगे वो उतार लीजिएगा एग्जाम के लिए। क्या भाई? माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता तथा निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता का अनुपात परावैद्युतांक कहलाता है। परावैद्युतांक कहलाता है। ये बात समझ में आई क्या देवताओं? पता चला? अब देखिए, इससे आपको क्या पता चलना चाहिए, एक न्यूमेरिकल से पता लगाता है। क्या है वो समझिए, न्यूमेरिकल समझिएगा। इतना डन हुआ ना रे? इतना डन हुआ? अब ये न्यूमेरिकल देख लो, इससे आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। ये न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो न्यूमेरिकल क्या है। ऐसा बोल रहा है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में 100 न्यूटन का बल लगता है तथा माध्यम रखने पर यह बल घटकर 50 हो जाता है या 25 हो जाता है, 25 न्यूटन हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो, माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात करो। ये ऐसा कुछ बोल रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है तो सिंपल सवाल है ना। दो डेटा दिया हुआ है। क्या भाई? किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल। अब आपको इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद में पता होना चाहिए निर्वात में बल कितना है। निर्वात में बल F0, ठीक है। तो अब ये पता होना चाहिए कि कौन सी राशि किसको प्रदर्शित कर रही है। F0 कितना भाई? 100 न्यूटन है। फिर माध्यम रखने पर बल कितना हो जाता है? 25 न्यूटन हो जाता है। माध्यम रखने पर बल 25 न्यूटन हो जाता है। परावैद्युतांक क्या होगा? निर्वात का बल और माध्यम का बल, इसका अनुपात। इसका मतलब 100/25, इसका मतलब कितना? 4। और इसका कोई मात्रक मत लगा देना देवताओं, पता चले तुम मात्रक लगा दो। मात्रक नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये है चीज, सिंपल है सिंपल। चलिए एक और सवाल करवाता हूं इसी के ऊपर ही, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये डन हुआ ना? इतना डन? ओके चल अब देखो, ऐसा का ऐसा यही सवाल, ये डन है। अब ऐसा का ऐसा एक और सवाल है। पूरा ही मिटा देता हूं। एक सवाल और देखो, और ये सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्या बोल रहा है वो? क्वेश्चन देखिएगा कुछ ऐसा, किन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में F बल लगता है। निर्वात में कितना बल लगता है? F बल लगता है। इन आवेशों के मध्य
चांदी को रखने पर, चांदी मतलब कोई भी धातु को रखने पर, वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैद्युत बल मतलब कूलाम बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये डेटा गौर करना है। क्या रख रहा है इस बार बच्चों? बताओ भाई बताओ, क्या रखा? धातु। और धातुओं के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है, ये डेटा पता होना चाहिए। तो हमने देखा माध्यम में लगने वाला बल, यहां से एफएम का फॉर्मूला बनाओ। क्या होगा? निर्वात में लगने वाले बल में एप्सिलॉन आर का भाग लगाएंगे। निर्वात में कितना बल लग रहा है? एफ बल लग रहा है, तो एफ नॉट की जगह एफ, एप्सिलॉन आर की जगह अनंत। दिया हुआ नहीं है, आपको पता होना चाहिए। और 1/अनंत, या जब भी अनंत नीचे आ जाता है तो मूल राशि का मान 0 हो जाता है। बताओ भाई, ऐसा ही होता है क्या? हाँ, ये समझिएगा, 1/0 अनंत होता है बच्चों, और 1/अनंत 0 होता है। ठीक है, इस फैक्ट को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये अच्छा सवाल है, पूछ लेता है भाई बहुत बार, है ना? क्या भाई कि अगर कोई भी धातु, मैंने तो चांदी लिया है यहाँ पर, अगला कुछ भी ले सकता था यार, कुछ भी ले सकता था, तांबा ले सकता था, एल्यूमिनियम ले सकता था, सोना ले सकता था, कुछ भी ले लेता वो। ठीक है, अपन को पता होना चाहिए अगर धातु रख रहा है तो फिर बल कितना होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए इतना उतार लो, जल्दी से इतना उतारें। ओके, उस टॉपिक के आगे बच्चों अब हमारे पास में थोड़ा बहुत पार्ट और बचा हुआ है। हालांकि कूलाम के नियम का अभी भी बहुत बड़ा पार्ट रिमेनिंग है, लेकिन बेसिक सा आइडिया लेने के लिए थोड़ा बहुत पार्ट और बचा हुआ है, जिसमें से एक है कूलाम के नियम की सीमाएं एवं कूलाम के नियम के गुण, है ना? मतलब कहाँ पर आप उसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या उसकी विशेषताएं हैं, वो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, कूलाम के नियम का सीमाएं देख लेता हूं मैं। कूलाम के नियम की सीमाएं मतलब कहां आप कूलाम का नियम नहीं लगा सकते, या कहां तक आप कूलाम का नियम लगा सकते हैं और उसके आगे नहीं लगा सकते। ठीक है, तो 2 सीमाएं हैं इसकी। पहला तो इसकी डेफिनेशन में अपन ने लिखा था, क्या भाई? कूलाम का नियम 2 बिंदुवत स्थिर आवेशों के मध्य लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे आवेश गतिमान है तो फिर मैं वहां कूलाम का नियम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि वहां पर चुंबकीय बल भी कार्य करना चालू हो जाएगा। गतिमान आवेश जो हैं वह चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करना चालू कर देते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कूलाम का नियम, अरे यार, कूलाम का नियम मात्र स्थिर बिंदुवत आवेशों हेतु सत्य है। गतिमान आवेशों हेतु मात्र कूलाम का नियम उपयोग में नहीं लिया जा सकता, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि गतिमान आवेशों के बीच में फिर चुंबकीय बल भी काम करना चालू हो जाता है, इसलिए गतिमान आवेशों के लिए मात्र कूलाम का नियम ही उपयोग में नहीं लिया जा सकता, वहां पर फिर हमें चुंबकीय बल भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा बच्चों एक और लिमिटेशन है, वो जो दूरी है ना 2 आवेशों के बीच की, वो 10⁻⁻15 मीटर से अधिक होनी चाहिए।
ये दूरी समझिएगा, आवेशों के बीच की ये वाली जो दूरी है ये 10 की घात -15 मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है? 10 की घात -15 मीटर को गौर करो, ये डेटा आपने कहाँ पढ़ा होगा? 11th की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। नाभिक का आकार, नाभिक का आकार कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर कोटि का होता है। और इस नाभिक के अंदर, इस नाभिक के अंदर या तो प्रोटॉन है या फिर न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो अब बल किसके बीच में लगेगा? या तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में। आप गौर कीजिए, नाभिक के अंदर इन तीनों के मध्य बल लगता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बीच में बल लगता है। और ये बल सिर्फ और सिर्फ आकर्षणीय है, प्रतिकर्षणीय नहीं है, क्योंकि नाभिक के अंदर कूलाम्ब बल काम नहीं करता, नाभिकीय बल काम करता है जो कि आकर्षणीय है। ध्यान में रखना, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखना। अगर कूलाम्ब बल लगता बच्चों, अगर कूलाम्ब बल लगता तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण होना चाहिए था, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में तो कोई बल लगना ही नहीं चाहिए था, अनावेशी था, उदासीन है, उदासीन के बीच में तो बल लगना ही नहीं चाहिए था, लेकिन लगता है वहां बल। वो बल कूलाम्ब बल नहीं है, वो नाभिकीय बल है। ये बात ध्यान में रखें। तो ये ध्यान में रखें कि कूलाम्ब बल को आरोपित करने के लिए आवेशों के मध्य की दूरी 10 की घात -15 मीटर से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये और लिख देते हैं, आवेशों के मध्य दूरी 10 की घात -15 मीटर से क्या होनी चाहिए बच्चों? अधिक होनी चाहिए। रीजन पता चल गया ना? क्योंकि अगर दूरी इससे कम है तो फिर हम नाभिक की बात करना चालू कर देंगे। ठीक है, अरे डन हुआ देवताओं? ओके, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कूलाम्ब के नियम की विशेषताएं। कूलाम्ब के नियम के गुण या फिर विशेषताएं। ठीक है, इसकी क्या विशेषता है भाई? पहली बात समझिएगा, कूलाम्ब का जब नियम पढ़ रहे थे तो हमने बोला था कि लगने वाला जो बल है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है नहीं है? अरे है ना। और ये ध्यान में रखो कि जितने भी बल हैं जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हैं, वे व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। एक नियम है व्युत्क्रम वर्ग नियम, और जितने भी बल ऐसे लिखे जाएंगे वो सारे व्युत्क्रम वर्ग नियम है। ये बात ध्यान में रखना। तो कूलाम्ब बल भी उनमें से ही एक है। ठीक है, तो यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, का पालन करता है। ठीक है, दूसरा देखिए, हमने जब डायग्राम बनाया था ना बच्चों, तो कुछ ऐसा बनाया था। ये लगने वाला आवेशों के ऊपर ये जो बल है ना, ये वाला बल ऐसा, इस तरफ F और इस तरफ भी F। मैंने उस समय भी कहा था कि ये बल परिमाण में समान है, परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है। गौर कीजिएगा, समझना, जितना ये आवेश इस पर इस तरफ बल लगा रहा है, उतना ही ये आवेश इस पर उतना ही बल लगा रहा है। ठीक है, बल का परिमाण क्या है? समान है, दिशा क्या है? विपरीत है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम सोचिए, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम जिसे आप बोल दिया करते थे। क्या भाई? किसी वस्तु पर कोई भी धक्का लगाता है बच्चों, है ना, तो धक्का लगाने में लगाया गया बल, उतना ही बल वह दूसरी वस्तु आपके ऊपर भी धक्का लगाती है, लगाती है नहीं लगाती है? ऐसा तृतीय नियम में बोला गया था कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया उसके विपरीत दिशा में लेकिन समान परिमाण की होती है। था नहीं था? अरे था। बताओ, ये सेम है नहीं है? इसका मतलब कूलाम्ब का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। ध्यान रखिएगा, यह नियम न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम जिसे आप सामान्य तौर पे क्रिया प्रतिक्रिया बोल दिया करते थे, है ना। चलिए एक और बताता हूं, गौर कीजिए, ये जो लगने वाला बल है इस लाइन को मिलाते हुए लगता है,
या तो सीधा इस तरफ या सीधा इस तरफ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये Q1 आवेश इस Q2 को इस तरफ फेंक दे, ये पॉसिबल सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो जब भी बल ऐसा लगता है, कैसा भाई, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश या पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, वे सभी केंद्रीय बल हैं। ये सारे के सारे कैसे बल है, केंद्रीय बल है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। कूलाम बल लिख लेते हैं, कूलाम बल एक केंद्रीय बल है। कैसा बल है बच्चों, केंद्रीय बल है। रीजन लिख देता हूं मैं, केंद्रीय बल क्यों है, क्योंकि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है, अनुदिश कार्य करता है, ठीक है। डन है। चलिए, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ये 3 पॉइंट है कूलाम के नियम के, है ना। पहला व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, दूसरा न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है, तीसरा ये एक केंद्रीय बल है, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे। चलो, इतना उतार लो जल्दी से, और मेरे हिसाब से उतार लिया होगा आपने, है ना। ओके, चलो इसके बाद में अपन छोटे छोटे से एक आध न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे ये पॉइंट एक बार के लिए क्लियर हो जाए। और मैं इस बल की तुलना गुरुत्वीय बल से भी करना चाहता हूं, तो मैं एक उदाहरण तो लेकर के काम करूंगा ही करूंगा। एक वीडियो का लेंथ 1 घंटे से ज्यादा बनाने में मेरे साथ में थोड़ा सा इशू है। आप बच्चे ये कहते हैं कि सर 1-1, 1.5 घंटे से ज्यादा का वीडियो बना दीजिए, कहीं कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा इशू मेरे साथ में है। जिस कैमरे का मैं यूज कर रहा हूं वो 1 घंटे से ऊपर होते ही हीटिंग वाला जो साइन है ना, हीट हो जाता है अच्छे खासा। तो वो एक दिक्कत है इसके अंदर कि ये हीट हो जाता है। मौसम भी ऐसा है कि हीट हो ही जाएगा, कोई भी चीज़ हीट हो ही जाएगी, तो वो हीट हो जाता है, ख़राब हो जाए इससे ज़्यादा अच्छा है कि उसको बंद कर दो, ठीक है। तो वो मेरे को करना पड़ता है। ऑलराइट, चलिए तो न्यूमेरिकल करना चालू करते हैं ना। देखिए, एक न्यूमेरिकल है, आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। वो तुलना करवा रहा है गुरुत्वीय बल की और कूलाम बल की। वापस से तुलना किसकी, गुरुत्वीय बल की और कूलाम बल की तुलना हो रही है। चलिए एग्जाम्पल में बता देता हूं क्या सिनेरियो चल रहा है। बोल रहा है कि आपके पास में एक प्रोटॉन है, ठीक है, और आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन है। डन है। और इन दोनों के मध्य आर दूरी है, इन दोनों के मध्य आर दूरी है। तो इन दोनों के बीच में लगने वाले गुरुत्वीय बल तथा कूलाम बल की तुलना कीजिए, ठीक है। देखो गुरुत्वीय बल क्यों लगेगा, क्योंकि इन दोनों के पास में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान है तो इन दोनों के पास में गुरुत्वाकर्षण बल, आकर्षणीय बल लगेगा। और ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का है, ये भी आकर्षण बल लगाएंगे अगर मैं विद्युत बल की बात करूं तो, ठीक है। ये बात तो अपन वही सिनेरियो लेकर के चलते हैं। सबसे पहले मैं इन दोनों के बीच में मास बता देता हूं आपको, द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me लिखेंगे। इसका मान अपन बाद में लिख देंगे। फिर प्रोटॉन का आवेश भी E होता है और इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण भी E होता है। अरे होता है, नहीं होता। चलिए काम करना चालू करते हैं। सबसे पहले गुरुत्वीय बल की बात करते हैं कि इनके बीच में गुरुत्वीय बल कितना लग रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल का फॉर्मूला दे बताऊं, F, यहाँ पे मैं G लिख देता हूं। क्या भाई, G m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। बताओ था नहीं था, अरे था ना। चलिए G सभी को पता है, नहीं पता है तो मैं लिखा दूंगा। m1 की जगह मैं मास ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान। m2 की जगह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और उनके मध्य की दूरी का वर्ग। भैया ये Fg है, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखते हैं कूलाम बल या वैद्युत बल, बात एक ही है, या स्थिर वैद्युत बल, Fe लिख देते हैं इसको। क्या होगा ये, K, आवेश पहला Q1 दूसरा Q2 डिवाइडेड बाय r²। बताओ लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या लिखेंगे,
इसके बाद में लिखेंगे अपन कुछ ऐसा, के तो ऐसा का ऐसा, ये भी ई और ये भी ई। अरे Q1 और Q2 को देखो ना यार, एक ई है तो दूसरा भी क्या है, ई ही है, तो ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, या ई इंटू ई लिख लो रे यार, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आर स्क्वायर आ रहा है, हाँ आ तो रहा है, थोड़ा बहुत तो सही लेकिन आ रहा है। चलिए आर स्क्वायर है ना, ये आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर क्या, ये 2 है। इस समीकरण को हमने क्या कहा, 2 नाम दे दिया। चलो तुलना करनी है तो एक में दूसरे का भाग लगा दो, F कूलाम बल और F गुरुत्वीय बल। चलिए इसमें इसका भाग लगाना है, तो हमने लिखा K E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पर G M E डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर की रामायण कैंसिल। ठीक है, अब मान रखना चालू करो, K 9 गुणा 10 की घात 9, E 1.6, दूसरा सॉरी 1.6 गुणा 10 की घात -19, 1.6 गुणा 10 की घात -19, दोनों मान लिखे, भाग G। अब ये गुरुत्वीय नियतांक है बच्चों, ये मान नियत ही रहता है, 6.67 गुणा 10 की घात -11 G का मान है, गुणा प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात -27 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात -31। ओ भाई साहब खतरनाक काम हो गया। देखो भाई, पहले तो ये घात इसकी एडजस्ट करो, 10 की घात -10 हुआ ना, 10 की घात -10 और -19 -29, तो हमने लिखा ये कुछ ऐसा है, 9 गुणा 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -29 ऊपर है। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो 6.67 गुणा 1.67 गुणा 9.1, फिर 10 की घात -31, 10 की घात -31 ऐसा ही लिख रहा हूँ, और इसको और इसको देख लो, 10 की घात -11 और 10 की घात -27, 27 और 11 कितना हो गया, 38 हुआ क्या, तो अपन ने लिखा गुणा 10 की घात -38। बताओ लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना ये। चलिए तो ऐसा काम किया जा सकता है, इसमें कहीं कोई इशू नहीं। इनको ऊपर ले जाओ, इनको क्या करो, ऊपर ले जाओ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसको मैं गुणा करके देख लेता हूँ कि ये गुणा में मान कितना आएगा, एक बार के लिए करके देख लेते हैं भैया ये कितना आ रहा है। कैलकुलेटर ये रहा, 9 मल्टीप्लाइड विथ 1.6 मल्टीप्लाइड विथ 1.6 डिवाइडेड 6.67, वापस से डिवाइड देंगे 1.67, वापस से डिवाइड देंगे 9.1 का, तो ये आएगा 0.227, 0.227 इंटू 10 की पावर -29 प्लस 31 प्लस 38। ठीक है, 31 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करो, हटा दो, घटाओ, 2 आएगा क्या, 2 आएगा, 2 ये और ये कितना कितना बच्चों 38, कितना हो जाएगा भाई 0.22 गुणा 10 की घात 40। सोचिए, जिसे अगर मैं थोड़ा सा सही लिखूं, इसे सही लिखना चाहिए, 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 39, पता चल रहा है। हाँ, गौर कीजिए, इसका अनुपात अपने आप में कितना ज्यादा है, बहुत ज्यादा है बच्चों, FE/FG। मैं सिर्फ घात ही लिख रहा हूं, 10 की घात 39 आ रहा है, इसका मतलब वैद्युत बल जो है वह गुरुत्वीय बल का लगभग 10 की घात 39 गुना पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है, और ये अपने आप में बहुत ज्यादा है बच्चों, वास्तविकता में बहुत ज्यादा है। ये तो अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, है ना। ये काम आप इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कर सकते थे, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कर सकते थे, मान थोड़ा सा वेरी करता, लेकिन आता 10 की घात 35, 10 की घात 36 ऐसा आता। ठीक है तो बहुत ज्यादा ना,
तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि गुरुत्वीय बल की तुलना में वैद्युत बल बहुत शक्तिशाली होता है, ठीक है। और उससे भी शक्तिशाली, मतलब वैद्युत बल से भी शक्तिशाली कौन है? नाभिकीय बल है बच्चों। नाभिकीय बल उससे भी शक्तिशाली होता है। एक तुलनात्मक दृष्टिकोण बताता हूं, बहुत बार ये एग्जाम में आ जाता है। कैसा भाई? कि इनकी तुलना करो, गुरुत्वीय बल, वैद्युत बल और आपका नाभिकीय बल, है ना, इनकी तुलना कीजिए। ये मान कितना आएगा? तो हम बोलेंगे अगर ये 1 है तो ये 10 की घात 36 आएगा और ये 10 की घात 38 आएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा चलता है। अगर समान चीजों के मध्य देखा जाए, समान चीजों के मध्य मतलब एक प्रोटॉन तो दूसरा भी प्रोटॉन ले लो, या एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरा भी इलेक्ट्रॉन ले लो, तो उस केस में कुछ ऐसा देखा जाता, ठीक है। तो ये रेशियो ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है। ये तीनों का ही क्यों पूछा गया? क्योंकि ये प्राकृतिक बल हैं बच्चों, है ना। ये बल प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है, इसको आप नहीं लगा रहे हो, ये पहले से ही विद्यमान है, ठीक है। ये और ये पहले चैप्टर में था 11th के में, क्या भाई? Fg, Fe और Fn का अनुपात किस क्रम में होगा? 1:36:38, या तो ऐसा होगा, अदरवाइज ये कैसा होगा? 1:10 की घात 37। कुछ किताबों में ऐसा भी दिया हुआ होता है, कुछ किताबों में ऐसा भी, मतलब ये जो नाभिकीय बल है वैद्युत बल से 100 गुना पावरफुल होता है, ये बात ध्यान रखना। तो ये 10 की घात 2 का डिफरेंस यहां होना ही चाहिए, इन दोनों के बीच में 10 की घात 2 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। ये पता चला क्या? पहला तो ये अनुपात कितना, तो बस ये अनुपात तो हमने इसलिए देखा है ताकि हमें पता चले कि कौन सा ज्यादा है और कौन सा हल्का पड़ रहा है उसके सामने। डन हुआ? क्लियर है? चलो उतारो इस चीज को, जल्दी से उतार लीजिए। डन है? चलिए आगे करते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या भाई? ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि 2 आवेश हैं, 2 आवेश हैं, कौन कौन से? मान लो एक, मान लो 2 × 10 की घात -7 कूलाम और एक 3 × 10 की घात -7 कूलाम। ऐसे 2 आवेश हैं, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बच्चों? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो उनके मध्य लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बता रहा हूं, क्या बोल रहा है कि आपको 2 आवेश दिए गए हैं, सवाल में 2 आवेश दिए हुए होंगे। पहला आवेश मान लो 2 × 10 की घात -7 कूलाम, दूसरा आवेश मान लो 3 × 10 की घात -7 कूलाम। ऐसे 2 आवेश, दोनों प्लस के दे दिए, ठीक है। और उन आवेशों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो फिर उन आवेशों के मध्य लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। देखने में ये सवाल बहुत सरल है, देखने में बहुत सरल है, और कुछ बच्चे जल्दी से करके आएंगे तो गलती हो सकती है। वो गलती कहाँ होती है? ये जो R दिया हुआ है ना, दूरी, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करो, 10 की घात -2 मीटर, ऐसा। उसे 10 की घात -2 से गुणा करो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 की घात -1 होगा। ध्यान में रखना, गलती यही है। K का 9 × 10 की घात 9, Q1 2 × 10 की घात -7, Q2 3 × 10 की घात -7, और ये 10 की घात -1 का वर्ग, 10 की घात -1 और उसका वर्ग गुणा करो 10 की घात -2, है ना, ऐसा। चलिए काम करो, कितना आएगा बच्चों वो देखो, 9 और ये 3 दूनी 6 और 6 नाम 54, मेरे हिसाब से तो यही होता है, 6 नाम 54 हो गया। तो ये और ये तो 16 हो गया। फिर इसको देखो, 10 की घात -2 है, ऊपर जाते ही प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 इसके साथ में ले आओ ना, इसके साथ में ले आओ, और इसको यहाँ से हटा दो चाहे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 की घात 11, ये 10 की घात 11 और ये 10 की घात -14, ये प्लस का है ये माइनस का है, बताओ कितना आएगा? -3 आएगा। तो 54 × 10 की घात -3 न्यूटन उनके मध्य बल लगेगा। अरे इस बात समझ में आई ना? वो 10 की घात -1 कैसे रखा, पता चल रहा है ना वो? हाँ चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वाला वीडियो इससे लंबा होने वाला है, बड़ा होने वाला है। उसका रीजन बताता हूं। कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ेंगे,
फिर उसके बाद में बहुलावेशों के कारण बल पढ़ेंगे, और उसके बाद में इतने सारे न्यूमेरिकल है हमारे पास में जिसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे और 2 पॉइंट थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे वहां पर। आज का उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। कोई इशू है जल्दी से बता दो मेरे को, अगर कोई इसमें इशू है तो। ठीक है, कोई इशू है तो बताएं, उसको सॉल्व कर लेंगे या फिर मैं बता दूंगा कि क्या चीज है। चलो ठीक है, चलो तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। कुछ भी इशू तो कमेंट कर दो मेरे को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको छोटा सा एक वीडियो और बना करके दे दूंगा कि भैया वो चीज ऐसे सॉल्व होगी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर, और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज कीजिए। हैव अ गुड डे।